बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक ख़बर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में, और ये फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो कोई आम अखबार तो है नहीं, ये बैनुल अक़वामी सतह का एक मंजा हुआ अखबार है, और इसके अंदर ख़बरें जो हैं वो बड़ी ठीक ठाक छानबीन के बाद छपती हैं। तो एक इन्होंने, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंगबंदी हो रही है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका की क़यादत भी जाएगी और ईरानी क़यादत भी आएगी, और यूरोप के पुरफ़िज़ा मकाम में स्विट्ज़रलैंड में ये सब कुछ होगा। उन्होंने जो स्टोरी की उस पर आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो बहुत भड़क उठे, बहुत गुस्से में। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी क्या है, यहाँ मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन निकाल के अपने सामने रखा है, और ये स्टोरी एक्चुअली एक्सपोज कर रही है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत नहीं थी मुज़ाकरात करवाने की, या पाकिस्तान वो नताइज हासिल नहीं कर सका मुज़ाकरात में जो अमेरिकन चाहते थे, और फिर कतरियों को सामने आना पड़ा। और फिर जो कतरी हुक्मरान हैं उनके नाम भी लिखे गए स्टोरी के अंदर, जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाने में और एक नतीजा निकालने में। ऐसा नहीं कहा गया स्टोरी में कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, लेकिन यह बताया गया कि कतरियों की है असल कामयाबी, और ये सहरा मुज़ाकरात की कामयाबी का उनके सर पे जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको देखा, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं लोग। यहाँ पे फैसल वाडा का स्टेटमेंट आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करके टाइप भी खुद अपने हाथ से किया। यानी यहाँ पे इस तरीके से गेम उठाई जा रही है, लगातार जूते पॉलिश हो रहे हैं कि आसिम मुनीर ने दुनिया को जंग से बचा लिया और आसिम मुनीर ने ये मुज़ाकरात करवाए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी कुछ और कह रही है। अब दुनिया भर के जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, वहाँ इसके ऊपर तबसरा किया जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े तगड़े लोग जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। स्टोरी क्या है पहले आप वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। स्टोरी ये कहती है कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदा कतर ने करवाया है या पाकिस्तान ने करवाया है। इस पे फाइनेंशियल टाइम्स की एक बड़ी स्टोरी है। मुआहदा कैसे तय पाया, ये है जी मेन चीज़। और इसके अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी में लिखा कि कितने उतार चढ़ाव आए। कई मरतबा मुआहदा बिल्कुल करीब पहुंच जाता था और फिर एकदम लड़ाई हो जाती थी। शुरू में पाकिस्तान इसके बीच में आया और पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पे काम किया, जबकि कतरी, मिस्री और तुर्की जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। चंद घंटे तो ऐसे भी रहे कि जिसमें कतरी सालसों को यकीन करने का मौका मिल गया कि शायद अब बहुत मुश्किल होगा, और कई दफ़ा उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब मुश्किल टल चुकी है। फिर बहुत सारी स्टोरी के अंदर उतार चढ़ाव बताए गए कि जैसे ही मुज़ाकरात होते थे और चीज़ें करीब आती थीं, वैसे ही दोबारा से अमेरिका या इसराइल फिर से अटैक कर देते थे। कभी ईरान जवाबी अटैक करता था। तो जो सबसे बड़ी रुकावट थी दोनों के बीच में, कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा था, वो कतरियों को समझ आई मई के मिड में, क्योंकि यानी मई तक तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। देखिए, फरवरी में ये जंग शुरू होती है, 28 फरवरी को। मार्च और अप्रैल लगभग जंग के अंदर गुजर जाते हैं। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बीच में डाला जाता है कि आप जंगबंदी का कहें ताकि जंगबंदी हो जाए। फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जंगबंदी के लिए कहता है, और अगले चंद दिन पाकिस्तान ने कोशिश भी की, बड़ा जोर लगाया, लेकिन ईरानियों को पाकिस्तानी कायल नहीं कर पाए कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं। अच्छा, इस खबर के अंदर यह बताया गया है कि, या तासुर दिया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे थे, वो ईरानियों की तरफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। वो अमेरिका की जानिब से वेल ब्रीफ्ड थे, यानी अमेरिकन ने उनको बताया हुआ था कि उन्हें क्या चाहिए ईरानियों से, और वो उसी के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन मई के वस्त में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर जनाब अमेरिकन ने कतरियों को आगे किया, और कतरियों का इसमें बहुत तजर्बा है। कतरियों ने पूरी दुनिया के अंदर ये तालिबान का अमेरिका का डील वो भी उन्होंने करवाया था। उससे पहले और बहुत सारे जो मीडिएशन के मामला आते हैं दुनिया में, कतरी बहुत अहम और तजर्बाकार है इस काम में। उनके नाम भी हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्दी थी मुआहदा करने में। वो ये चाहता था कि फटाफट मुआहदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की बेसब्री थी, और वो मुआहदे के अंदर अपने टारगेट रख के बैठा हुआ था कि ये काम होने चाहिए। वो उजलत में मुआहदा करना चाह रहा था। जबकि ईरान के लिए एक और मसला था। उनके लिए मसला ये था कि वो इस मुआहदे को ईरानी निज़ाम में जायज़ और दुरुस्त तरीके से देखा जाए, ऐसा बनाए कि ईरानियों को लगे कि वो लड़ाई हारे नहीं है, और ये मुआहदा उन्हें जायज़ लगे, और ऐसा ना लगे कि कहीं उन्होंने हथियार डाल दिए। ईरानियों के लिए ये मसला था। दूसरा, ईरानियों के बारे में लिखा गया इस आर्टिकल में कि वो एक एक लफ्ज़ को गौर से पढ़ते हैं और अल्फाज को तब्दील भी करवाते हैं।
वो बड़े शानदार, बड़े धीमे लहजे के और बड़े तरीके से चलने वाले, बड़े समझदार किस्म के मुज़ाकरातकार हैं। तो ईरानियों की तारीफ की गई इस आर्टिकल में, और ये खबर आती है कतरियों की जानिब से जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे, या सोर्सेज जो इसके अंदर शामिल थे ईरान में, कतर में, पाकिस्तान में या अमेरिका में, उन सोर्सेज से फाइनेंशियल टाइम ने ये पूरी स्टोरी निकाल कर दी है। अब वो ये बताते हैं कि जनाब एक मौका ऐसा आया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को कचरे का एक टुकड़ा करार दे दिया, और फिर उसके बाद वाशिंगटन ने कतर को कहा कि आप आगे बढ़ें, और मई के वस्त में ये लोग बीच में आते हैं। इनमें अली अस्सवादी और हमद अल कबेसी, ये दो अहम ऑफिशियल्स हैं, बहुत अहम लोग हैं कतर के। ये इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन जाते हैं और ये बार बार तेहरान के दौरे करते हैं। यानी ये ईरान गए और खुफिया तौर पे गए, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये ईरान जा रहे हैं, इन्होंने खुफिया ईरान के दौरे किए, बार बार किए। अमेरिका को इस बात का पता था, लेकिन ये पब्लिक नहीं करते। कतरियों की ये खूबी ये है कि वो जो भी मुज़ाकरात करवाते हैं वो खामोशी के साथ काम करते हैं, वो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, उन्हें शोर डालने का शौक नहीं है, वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करते हैं। पाकिस्तान ने रोला ज़्यादा डाला हुआ था, काम पाकिस्तान कर नहीं पा रहा था इस आर्टिकल के मुताबिक। फिर उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात अभी काफ़ी आगे बढ़े ही थे कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया और दोबारा से हालात ख़राब हो गए। और 2 मरतबा ऐसा हो चुका था कि जैसे ही मुआहदा चल रहा होता था, मुज़ाकरात चल रहे होते थे, तो बीच में हमला कर दिया जाता था और हालात ख़राब हो जाते थे। फिर मंगल 19 मई को कतरी वफद नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को ब्रीफिंग देने के लिए वाशिंगटन पहुंचा, और उन्होंने गजा में इसराइल हमास जंग को ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर उन्होंने कहा ये काम करें आप फटाफट, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लड़ाई ख़त्म, देखें इन्होंने इससे पहले काम किया था हमास की और इसराइल की जंगबंदी के लिए भी, और अब ये बार बार ये समझा रहे थे कि इसराइल जो लबनान के ऊपर अटैक करता है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जून में फिर लबनान के ऊपर अटैक किया गया, फिर ईरान ने भी वापस हमला किया, फिर बार बार झड़पें होती रही, लेकिन मुज़ाकरात साथ साथ चलते रहे। तो कतरियों ने कम से कम ईरान को ये समझाया कि मुज़ाकरात अगर नाकाम हो जाते हैं तो उनको कितना नुकसान होगा और कामयाबी में कितना फ़ायदा होगा, और अमेरिकन को ये बताया और उन्हें कायल किया कि इन शराइत के ऊपर तो ईरान कभी नहीं मानेगा, तो कुछ चीज़ें जो है इनका हल निकल सकता है। बहरहाल दोनों फ्रीकैन को आहिस्ता आहिस्ता, यानी दोनों को लगता था उनका पल्ला जो है वो भारी है, ईरानियों को लगता था कि हम तगड़े हैं, अमेरिकन को लगता था हम इनको तबाह कर देंगे, और इसलिए दोनों बात मानते नहीं थे। फिर कतरियों ने इसके अंदर, क्योंकि उनका बहुत वसी तजर्बा है ये काम करने में, उन्होंने कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात कामयाब बनाए। और एक मौका ऐसा भी आया कि तमाम अरब हुक्मरानों ने और फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके हमला ना करने की दरख्वास्त की थी। फिर इसके अंदर एक जुमला है जो ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल के ताल्लुकात की बदौलत पाकिस्तानी अच्छी तरह से ब्रीफ्ड थे और इस अमल का चेहरा थे, यानी पाकिस्तानियों को सामने रखा गया था। लेकिन कतरियों ने खामोशी से दोनों फ्रीकैन को करीब लाने के लिए ज़्यादातर भारी भरकम काम किया। तो असल काम जो है वो ये आर्टिकल बता रहा है कि कतरियों ने किया है। क्रेडिट पाकिस्तान ही ले ले, बेशक पाकिस्तानी जाके वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर, क्योंकि देखें ना ये होना तो पाकिस्तान के अंदर था मुआहदा, अगर पाकिस्तान अमेरिका की खुशनुदी कर पाता या इसके लिए कोई नतीजा खेज़ पाकिस्तान इक़दाम कर पाता। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताऊँ, ये मोहित पीरज़ादा साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी यही बात की, तो बात ये ठीक है। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो इस तरह ट्रेंड ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात कर सके या बातचीत कर सके, उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। अगर उनमें ये सलाहियत होती तो बांग्लादेश थोड़ी टूट जाता, अगर ये सलाहियत होती तो वो इंडिया के साथ अपने मामलात बातचीत से हल कर लेते, सलाहियत होती तो अफ़गानिस्तान के साथ अपने मामलात बातचीत के साथ हल कर लेते, अगर सलाहियत होती तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक आग लगी हुई है वो आग ना लगी हुई होती, बातचीत करने की सलाहियत होती तो आज कश्मीर के अंदर लोगों का खून ना बह रहा होता। बातचीत करने की अगर सलाहियत होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में जो दर्जनों लोग कत्ल कर दिए गए, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, तो ये ना हो रहा होता। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बातचीत करने की बिल्कुल कोई सलाहियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ बंदूक की ज़बान जानते हैं, मार कुटाई इनका काम है, मुकदमे दे दो, मार कुटाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बातचीत करने की सलाहियत इनमें नहीं है, अगर होती तो पाकिस्तान में आपको दिखाई देती। पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि हम बातचीत करने की सलाहियत नहीं रखते। हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई हमें सामने कर ले तो एक्टिंग वैक्टिंग हम करके आ जाते हैं। तो इस पर अब पाकिस्तान में गुड्डी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनाब के हमारे डंके बज गए पूरी दुनिया में, वो बजेंगे भी, क्योंकि आपको फेस के तौर पे सामने रखा गया है। और कतरियों को ज़्यादा शौक नहीं है कि वो सामने आकर अपने गेम उठाएं, या कतरियों को ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है
क्योंकि उनके मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत और वो उनकी रहनी है, वो वहाँ पे तगड़े हैं और उनकी बादशाहत है, उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो वो अपना काम खामोशी के साथ करते हैं। पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी सरकार को या फील्ड मार्शल को ज़रा तारीफ़ों की ज़रूरत है कि हमें तारीफ़ें वारीफ़ें मिल जाएं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है इसके बाद जो गालम गलोच हो रही है फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर, जो लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं उनके ऊपर भी हो रही है और बहुत सारे टाउट्स छोड़ दिए गए हैं इस काम को करने के लिए। अच्छी बात यह है कि चले दुनिया में अमन आने जा रहा है, कोई भी लेकर आ रहा है, अमन आने जा रहा है, तो अब पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये बहाना तो ख़त्म हो जाएगा ना कि हमने महंगाई इसलिए कर दी कि दुनिया में अमन नहीं था। दुनिया में कहीं कोई पटाखा चल जाए ना तो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इनको तो बहाना चाहिए चीज़ें महंगी करने का, इनको तो बहाना चाहिए पाकिस्तानी लोगों का खून निचोड़ने का, लिहाजा कम से कम ये बहाना तो ख़त्म होगा। शहबाज शरीफ ने ना एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है पाकिस्तान में, इन जैसे झूठे तो हमने ना कभी पढ़े ना कभी देखे। यानी शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट देखें आप हैरान रह जाएंगे। ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर छपा हुआ है, पहले आप स्टेटमेंट सुने फिर मैं आपको बताता हूँ इन्होंने गेम क्या डाली। शहबाज शरीफ ने कहा यह मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मुराद हासिल करती रहे। आपको पता है इस बजट के अंदर इन्होंने जो बड़े बड़े इदारों को छूट दी है उसका ये बताते ही नहीं है कि इन्होंने किसको कितनी छूट दी है। अशराफिया को ये बताते ही नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इदारों को इन्होंने कितना कितना अरब का टैक्स का छूट दिया। ये बताते ही नहीं है कि फौजी फाउंडेशन को इन्होंने और उसके झेली इदारों को इन्होंने कितनी छूट दी है टैक्सेस के अंदर, ये नहीं बताते। गरीब आदमी को कहाँ पे छूट दी है? गरीब आदमी के बाद छोटी मोटी जो सब्सिडी होती थी वो भी छीन ली। पेट्रोल इस वजीर आजम ने 70 रुपए लीटर करना था, 170 रुपए वो पेट्रोल के ऊपर लेवी ले रहा है। यानी जितने रुपए का लीटर करना था उससे इमरान खान के दौर में पेट्रोल जितने रुपए का बिक रहा था ना उससे ज्यादा तो ये लेवी ले रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल की कीमत तो उसके बाद है, बाकी टैक्सेस उसके बाद है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि गरीब आदमी के लिए इन्होंने ही कहा था ना कपड़े बेच देंगे, लोगों को आटा देंगे, रोटी देंगे, लोगों को सहूलियात देंगे। इन्होंने ही कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल हम अदा करेंगे, आप अदा नहीं करेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। 1 यूनिट भी इस्तेमाल होता है, 2 यूनिट भी इस्तेमाल होते हैं तो हज़ारों में बिल आ जाता है। फिक्स चार्जेस इन्होंने लगा दिए हैं, लेवियां ये वसूल कर रहे हैं, एक के बाद एक टैक्स आम आदमी के ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब अशराफिया जो है वो टैक्स देगी। शहबाज शरीफ का बयान है कि अशराफिया मुराद हासिल करती रहे और अवाम कुर्बानी दें, ये मुमकिन नहीं है। अवाम के लिए आपने कौन से प्राइवेट जेट लिए हैं? अभी इस साल के बजट में 9 अरब रुपया रख लिया पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट जेट के लिए। मुझे बताएं ना ये पैसा किसका है? ये जो आप जहाज लेते हैं, जो आप सैर सपाटे करते हैं, पूरी दुनिया में आप वीवीआईपी बन के घूमते हैं, जो प्रोटोकॉल्स आप ले रहे हैं, जो अपनी तनख्वाहों में आप इजाफा कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं? आम आदमी की तनख्वाह कितनी बड़ी है और वज़रा की तनख्वाह कितनी बड़ी है, जरा ये आपको मैं थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूं। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। अब आ जाए जी मरियम नवाज के दौर के अंदर इन्होंने वज़रा की तनख्वाहें कितनी बढ़ाई और आम जो एमपी है उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ाई है। तो ये देखें जी 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी। यानी जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया वो 426% इजाफा किया गया। 1 जनवरी 2025 से नाफिज किया गया, तब तो और भी बढ़ गई। 426% तनख्वाह बढ़ाते हैं एमपीए की और आम पाकिस्तानी की तनख्वाह बढ़ाते हैं 7%। वज़रा की तनख्वाहें कितनी बढ़ाते हैं? 860%। 860%। और आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी है? 7%। एक 860, एक तरफ सिर्फ 7, इतनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई कितनी? 1.25 लाख से बढ़ा के 9,50,000 कर दी। डिप्टी स्पीकर की 1,20,000 से बढ़ा के 7,75,000 कर दी। और बाकी सबकी तनख्वाहों में भी 400% से लेकर 600% तक इजाफा कर दिया। यह इजाफा किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। वफाकी हुकूमत ने भी इसी तरह इजाफा किया। 2025 में वफाकी वज़रा और मुशीरान की तनख्वाहें जो हैं वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए तक कर दी गई। लगभग 200% के करीब इन्होंने या 2.5 गुना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ती है? 7%। उनकी कितनी बढ़ती है? 250%। कितना फर्क है? तो ये अपनी तनख्वाहें ऐसे बढ़ाते हैं, फिर ये कहते हैं जनाब अशराफिया को हम कुछ नहीं देंगे और गरीबों को हम देंगे सारा कुछ। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। हम बैठे हैं ना लोगों को डाटा बताने के लिए, क्योंकि हम गरीबों में से ही उठ के आए हुए हैं, हम उन्हीं के लोग हैं और हम आपको बताएंगे। और हर आदमी को इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप सारे ये आवाज़ उठाएं कि एमपीएस की, एमएनएस की, मिनिस्टर्स की, सेनेटर्स की, इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं जब से ये सरकार आई है।
400-400%, 600-600%, 900-900% तक इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। और महंगाई भी इसी रफ्तार से बढ़ी है। आपकी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई गई? आपकी तनख्वाह बढ़ती है 10%, 5%, 7%, और इस मरतबा 7% की तजवीज़ दी गई है तनख्वाहें बढ़ाने की। और इसके अलावा जो इनके TADA हैं, आनियाँ जानियाँ हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनको जो घर मिलते हैं, इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो इसके अलावा है। जो इनकी तनख्वाहें बढ़ी वो बाकी सारी चीज़ें इसके अलावा हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब जनाब इतने ढिले मुंह के साथ झूठ बोल देते हैं कि जनाब ये मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मुराद हासिल करती रहे। ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान साहब के बारे में नाजरीन दो बड़ी अहम खबरें हैं। उनके दो केसेस हैं जो लगने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहला केस इमरान खान साहब का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेगा वो उनकी बहन की जानिब से है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज उनके ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में किया जाए। ये उनकी बहन उज़मा खानम ने ये दरख्वास्त दी थी। एक तो ये केस है। दूसरा केस इमरान खान साहब का फैमिली और वकला और पार्टी के जो लोग हैं उनसे जो मुलाकातें करवानी हैं, अदालती हुक्म के बावजूद वो मुलाकातें नहीं हो रही। इस पर भी एक समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। ये दोनों केसेस की समाअत कल हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे सकती है अगर वो चाहे तो, लेकिन नॉर्मली हमने पाकिस्तान में इंसाफ होता हुआ नहीं देखा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें, धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। नवाज शरीफ साहब ने ना किसी मुतालबे पे कोई बात ही नहीं की कि मुतालबात जायज़ हैं नाजायज़ हैं, कश्मीरी क्या मांग रहे हैं, उस पर बात ही नहीं की। भाई इतना बड़ा लीडर है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है मुल्क का, अपोजिशन लीडर भी रह चुका है, वज़ीर आला भी रह चुका है, उसकी राय कोई नहीं है। उसने अपनी राय नहीं दी कि कश्मीरी जो मांग रहे हैं वो ठीक है या गलत है। कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, वो ठीक है या गलत है, वो बात ही नहीं करते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का चमचा बनकर रह गए मियां नवाज शरीफ साहब। ये उनकी हालत हो गई। और अब वो गोल मोल स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कश्मीर के बारे में सिर्फ इसलिए कि आने वाले दिनों में कश्मीर में इलेक्शन है। और मियां साहब की जो दुर्गत बनी है पहले पाकिस्तान के इलेक्शन में कि उन्हें एक किराए की सीट दी गई, वो भी आधी रात को RO तब्दील करने के बाद यास्मीन राशिद ने मियां साहब को नाकों चने चबवाए हैं। मियां साहब की नाक रगड़ी है ज़मीन के ऊपर, यास्मीन राशिद ने तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन मियां साहब जाली सीट के ऊपर, चोरी की सीट के ऊपर आकर बैठ गए ढीठों की तरह। और अभी भी मियां साहब वहीं पे बैठे हुए हैं लास्टिक की शलवार पहन के। जो उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है मियां साहब आगे कह देते हैं। अब कश्मीर पे गोलमोल स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि कश्मीर में भी आगे इलेक्शन आ रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की नाज़रीन गैरत जागी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की, उसका जवाब असद कैसर ने दिया। पहले जरा सुने ख्वाजा आसिफ ने बात क्या की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम असद कैसर के घर ISI अफसरान की मौजूदगी में बिल्स की नोक पलक दुरुस्त करते थे। ये ऐसा कहा जैसे ये रोज करते थे। लेकिन वहां पे जो असद कैसर है उसने ये कहा कि ISI अफसरान FATF बिल पर अपनी इनपुट दे रहे थे, ये हुआ था मेरे घर पे। यानी ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमने एक कानून साजी करनी थी और ये FATF की कानून साजी थी। हम गए इनके घर पे असद कैसर साहब के, और वहाँ पे ISI के अफसरान बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में हम इस पे काम कर रहे थे और वो अपनी इनपुट दे रहे थे। असद कैसर कहते हैं जी बिल्कुल ये तो FATF का मामला था और उनकी इनपुट की हमें ज़रूरत थी। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एक होती है, उनको हमने बुला लिया था, उनसे हमने काम लिया था। देखिए जो ब्रीफिंग है वो मंगाई भी जा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप आकर हमें बताएं। लेकिन फौज की सियासत में मुदाखलत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी थी, गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक भी हुआ। इमरान खान साहब ने इस बात पे अफसोस का इजहार भी किया कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे जितना भरोसा किया या जितना इमरान खान साहब ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार किया अपनी हुकूमत चलाने में, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब ने खुद इस बात के ऊपर एतराफ़ भी किया। तो इमरान खान साहब ने तो एतराफ़ कर लिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब एतराफ़ कर रहे हैं, उनका ज़मीर जाग रहा है कि जनाब वहाँ ISI वाले बैठे थे। उस टाइम ख्वाजा आसिफ साहब को क्या हुआ था? तब तो आप इनकलाबी होते थे, तब तो मियाँ साहब इनकलाबी होते थे। बाहर निकल कर बताते ना कि अंदर ISI के अफसर बैठे हुए हैं, वो हमारे से कानून साजी करवा रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने यह बात क्यों की? वो इसलिए की कि वो PTI को और अपने आप को एक जैसा आज के दौर में दिखाना चाहते हैं। ख्वाजा साहब दौर बहुत आगे निकल गया है। ख्वाजा साहब कहते हैं मेरा ज़मीर जाग गया, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ISI के बंदे वहां बैठे हुए थे जहां पे मैं कानून साजी कर रहा था। तो ख्वाजा साहब गलतियां तो सबसे होती हैं, तो गलतियों को ठीक भी करना चाहिए ना।
आज आप बड़े फख्र से कहते हैं जनाब हाइब्रिड सिस्टम, दोगला निजाम चल रहा है, फौज और हम मिलकर सारे काम कर रहे हैं। आज सारे काम में आप कहते हैं आसिम मुनीर बराबर के शरीक हैं। तो उस दौर में अगर आईएसआई के अफसरान आपको बुरे लग रहे थे तो आज आपको क्यों अच्छे लग रहे हैं? उस दौर में भी बुरे थे, आज भी बुरे हैं। असूल है तो फिर एक ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका जमीर जाग रहा है तो जमीर को जरा थोड़ा सा और झंझोड़ें और यह बताएं कि 3 मरतबा आप एमएनए कैसे बने। आप ये बताएं कि जनरल बाजवा ने आपको एमएनए कैसे बनाया था। आप ये बताएं कि जनरल आसिम मुनीर ने आपको एमएनए कैसे बनाया। आप ये बताएं कि रेहाना डार के मुकाबले में आपको जाली फॉर्म 47 कैसे जारी किया गया। जब टीवी चैनल ने बता दिया कि आप इलेक्शन हार चुके हैं, आप फारिग हो गए हैं, तो फिर आप रातों रात इलेक्शन कैसे जीत गए? ख्वाजा आसिफ साहब, जमीर जगाना है तो जमीर को पूरी तरह से जगाइए, हाइब्रिड निजाम को लात मारिए। और मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ इसलिए बोल रहे हैं कि अभी वजारतें तब्दील होने का वक्त आ गया। तो ख्वाजा साहब को लगता है कि थोड़ा ब्लैकमेल करूंगा तो मुझे कोई वजारत मिल जाएगी। और वजारतों के बारे में बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी की, इसहाक डार की, ख्वाजा आसिफ की और एहसन इकबाल वगैरह की कुछ लोगों की वजारतें तब्दील हो सकती हैं। तो देखते हैं वजारतों की तब्दीली में क्या होता है। भारत गिलगित बल्तिस्तान में नताइज नाजरीन अब जारी कर दिए गए हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन था, उनकी मर्जी के मुताबिक नताइज जारी होने थे। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 6, आईपीपी 4, पीटीआई 2, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, बहुत सारी सीटें तो उनसे छीन भी ली, पीपल्स पार्टी को भी दे दी, पीएमएलएन को भी दे दी, और एमडब्ल्यूएम 1 सीट। तो कुल 24 नशिस्तें, 12-13 नशिस्तें आपको चाहिए। तो 11 तो पीपल्स पार्टी के पास है। अगर वो आईपीपी को अपने साथ मिला लें, पीपल्स पार्टी वाले जो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो चारों आईपीपी में चले गए। आईपीपी खुद एक भी सीट नहीं जीती और चारों आज़ाद उम्मीदवार वो पीपल्स पार्टी में चले जाते, उनकी हुकूमत बन रही है, या पीएमएलएन में चले जाते, वो मिलकर हुकूमत बना लेते। लेकिन नहीं, वो आईपीपी के अंदर गए क्योंकि उन्हें वहां का रास्ता दिखाया गया कि उधर चले जाओ, पैसे भी उधर है, वही आपको वजारतें लेकर देंगे। तो जनाब 4 उम्मीदवार चले गए गिलगित बल्तिस्तान के जो आज़ाद जीते थे, आईपीपी में चले गए और अब वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाएंगे। नाज़रीन, बजट की बात हो रही थी तो जरा थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं बजट के बारे में कि पंजाब हुकूमत का है। पंजाब में सेहत और तालीम का जो बजट है वो 232 अरब रुपयों से मजीद कम कर दिया गया है। सेहत और तालीमी जो तरक्याती बजट है उसका 58% कम कर दिया गया है। ये नाजरीन बजट में वीआईपी जहाज के लिए 9 अरब रुपए होंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि तालीम और सेहत, इन 2 चीज़ों के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो तालीम और सेहत पे जो तरक्याती बजट है उसमें कट लगा दिया गया 58% का। पंजाब के अंदर 58% का कट लगा दिया गया। तालीम और हेल्थ, इनके अपने बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, इनके अपना सेहत का सारा मामला पाकिस्तान से बाहर है, अपने अस्पताल पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, वहां पे अपनी मर्जी के डॉक्टर रखे हुए हैं और जब दिल करता है इलाज के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। तो आम आदमी का क्या बनेगा? उसका तो बजट काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जेब भी काट रहे हैं, बजट भी काट रहे हैं, सहूलत भी नहीं दे रहे, पैसा भी छीन रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी